नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज रिवीजन सीरीज में आज हम आ चुके हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ, और साथ ही साथ क्रांतिकारी जो मूवमेंट हुआ था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हुई थी उसके सेकेंड फेज में, जहाँ पे भगत सिंह के और भगत सिंह से संबंधित कुछ कार्य गतिविधियों को हम देखेंगे बिहार में। इसके अतिरिक्त कुछ किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। किसान आंदोलन जो हुए हैं बिहार में, बिहार किसान आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में कई सारे वहाँ पर किसान आंदोलन हुए हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे असहयोग आंदोलन के पश्चात, उसकी असफलता के पश्चात, कैसे जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जब स्वराज पार्टी का गठन होता है, तो उस स्वराज पार्टी का एक शाखा बिहार में भी स्थापित होता है। और बिहार में किसने स्वराज पार्टी का जो है वो नेतृत्व किया है, उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। होपफुली हम जो है इतिहास को खत्म करने की कगार पे हैं बिहार स्पेशल, और परसों से डे आफ्टर टुमारो हम ज्योग्राफी में इंटर कर रहे हो। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम देखना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ जो है मैं बताता चलूँ कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आप जो है लगातार अपने रिवीजन बनाए रखें। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन 15 दिनों में। ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है आपके लिए। इन्हीं 15 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने पहले क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो आप तो आपका एक साइड, और इन 15 दिनों में जो आप रिवीजन करेंगे, जो पढ़ा हुआ जो रिवीजन करेंगे, वो एक तरफ। यही 15 दिन आपके लिए सबसे क्रूशियल है। तो रिवीजन जो है लगातार करते रहिए, करंट अफेयर्स लगातार देखते रहिए, और बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आ रहा है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएगा, तो उसके लिए मॉक पेपर बहुत लगाना होगा। मॉक पेपर भी लगाना मत छोड़िए, मॉक पेपर लगाइए। तो इसी के साथ शुरुआत करता हूं मैं आज की क्लास की। चलते हैं आज की प्रथम क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, When was स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? आपको पता है कि स्वराज पार्टी का गठन तब हुआ जब 1922 में गया अधिवेशन, जो गया में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, जिसमें चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में यह अधिवेशन की गई, और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, वहाँ पर उसकी चुनाव लड़ने और वहाँ शामिल होने की मुद्दे पर जो है कांग्रेस में दो धड़ा निकल के आता है। एक परिवर्तनवादी और एक जो है अपरिवर्तनवादी। और अपरिवर्तनवादी जो है गांधी के विचारों से सहमत दिखते हैं, और वो चाहते यही हैं कि गांधी ने जो विचार दिए हैं कि रचनात्मक कार्यों का, कि असहयोग आंदोलन भले ही असफल हो गया, लेकिन हम रचनात्मक कार्यों पर फोकस करेंगे और समाज को जागृत करेंगे, समाज को जो है एक तरह से एकजुट करेंगे, एकता स्थापित करेंगे। जबकि और साथ ही साथ हम अंग्रेजों के साथ असहयोग करना जारी रखेंगे। दूसरी तरफ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि हमें अगर अंग्रेजों का असहयोग करना है, तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषद तक, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी, वहां पर पहुंचकर और वहां पर असहयोग करना है। जो नीतियां बना रहे हैं अंग्रेज, जहां पे जो है पॉलिसीज डिसाइड हो रही हैं, जहाँ पे कानून बन रहे हैं, वहां पर हमें अंग्रेजों के साथ असहयोग करना है, अपने विरोध को दिखाना है, विरोध प्रदर्शन करना है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस दो धड़े में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो परिवर्तनवादी हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो चेंजेस चाहते हैं, वो कांग्रेस के अंदर रहकर ही, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ उसके नेता जो है कांग्रेस से एकदम अलग थलग हो गए। कांग्रेस के अंदर रहकर ही उन्होंने एक अपनी नई पार्टी का गठन किया, जिसको स्वराज पार्टी कहा गया, जिसके संस्थापक सदस्यों में से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है। अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं और महासचिव जो हैं वो मोतीलाल नेहरू होते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है कि कब स्थापित किया गया। प्रश्न पूछा कि व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड। आज के प्रश्न में मैं माफी चाहूंगा कि हिंदी में जो प्रश्न है वो नहीं आपको मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वाले को ही मैं आपको समझाता चलूं। तो प्रश्न है कि व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? जनवरी 1, 1923, जनवरी 1, 1922, जनवरी 1, 1921, जनवरी 1, 1924, जनवरी 1, 1921 नहीं होगा, पहले से क्लियर बात है भाई।
1921 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान तो चल रहा था क्या, उस दौरान चल रहा था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये नहीं होगा। दूसरा, जनवरी 1 1922 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 1922 में तो अभी गया अधिवेशन होगा और गया अधिवेशन होने के पश्चात जो है ये स्वराज पार्टी के गठन की बात होगी। 1924 में तो चुनाव हो चुकी होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उसके पूर्व ही यह डिसाइड करना था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। अतः हम प्रश्न ऑप्शन 1 के साथ जाना चाहिए हमें, जनवरी 1 1923, यह हमारा आंसर हो सकता है। तो ऐसे यदि आप ऑप्शन रिजेक्ट करके भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, तो आपका आंसर निकल के सामने आ सकता है। तो जनवरी 1 1923 हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन मिल गया, पहले का आंसर मिल गया। हमें चलना चाहिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्वराज पार्टी ऑफ बिहार वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, बिहार में जो स्वराज पार्टी की शाखा है वह स्थापित होती है कब? वह कब स्थापित होती है? फरवरी 1922, फरवरी 1924, फरवरी 1921। तो 1921 कैंसिल हो जाएगा, 24 भी कैंसिल हो जाएगा और 22 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि फरवरी 1922 में तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया जब चौरा चौरी कांड होता है। तो चौरा चौरी कांड होने के पश्चात ही तो गांधी से नाराज होते हैं चित्तरंजन दास या बाकी अन्य नेता, जो कि इन्होंने वापस ले लिया। इतने बड़े आंदोलन में तो ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और तत्पश्चात गया अधिवेशनों का दिसंबर में जाकर के, उसके बाद ही तो होगा ना 1923 में आकर के। तो फरवरी 1923, जहां जनवरी 1923 में ऑल इंडिया लेवल पे खोला गया, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, वहीं फरवरी में जाकर के बिहार में इसकी एक शाखा स्थापित की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर आ गया कि बिहार में कब इसकी स्थापना की जाती है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हु फॉर्म्ड द स्वराज दल इन बिहार, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की है? बिहार में जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना किसने की है? यहाँ पर किसने उसका कमान संभाला है? मैं पहले भी बता दूं, ये स्वराज पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के भी नेता हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज के समय की तरह यदि अपनी नई पार्टी की गठन करनी है तो पुरानी पार्टी आपको छोड़नी पड़ेगी। वहां पर उस समय ऐसा था, देखो कैसे। अब मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के भी नेता थे और हिंदू महासभा के भी नेता थे। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के भी नेता हैं और हिंदू महासभा के भी नेता थे। तो उस समय कांग्रेस के नेताओं के, इसीलिए कांग्रेस जो है कई सारे विचारों का समागम था। यहाँ पर समाजवादी विचारधारा भी के भी नेता थे, यहाँ पर हिंदूवादी विचारधारा के भी नेता थे, यहाँ पे जो है कह सकते हैं ना दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा जो है, सेंट्रिस्ट विचारधारा के भी नेता थे, साम्यवादी भी थे। सभी प्रकार के विचारों का ये समागम था कांग्रेस। और कांग्रेस के अंदर ही रह करके आप दूसरी संस्था का भी सदस्य हो सकते थे। ऐसा बाद में चल के, बहुत बाद में चल के कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि या तो आप कांग्रेस का सदस्य रहिए या फिर किसी अन्य संस्था का सदस्य रहिए, तब जाकर के वहां से जो है चीजें बदलनी शुरू होंगी। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होगा। तो स्वराज दल बिहार में जो स्थापित की जाएगी उसको किसने स्थापित किया बिहार में, यह प्रश्न है। श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र और सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर हमारा हो जाएगा कि बिहार में किसने स्वराज दल की स्थापना की है? बिहार में किसने की है? श्री कृष्ण सिंह। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर किसने की है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। जबकि बिहार में किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का नाम आपको पता है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी होते हैं, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री है ना। और सबसे लंबे समय तक, अब तो शायद खैर उनके रिकॉर्ड को नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया है, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बिहार में है ना, बिहार में। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी ऑफ बिहार, बिहार में जो स्वराज पार्टी की गठन की गई उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? बिहार के लेवल पे प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है कि बिहार की शाखा जो स्थापित की गई है, बिहार के शाखा की का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद या धरणीधर प्रसाद? तो हमारा आंसर निकल के आएगा श्री नारायण प्रसाद। क्या होगा हमारा आंसर? श्री नारायण प्रसाद। श्री नारायण प्रसाद जो हैं
जब श्री कृष्ण सिंह ने स्थापना किया और श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। चलो जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर निकल के आ गया कि स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न कहता है इन द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर हेल्ड इन 1923 हाउ मेनी सीट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली डिड स्वराज पार्टी विन? अब चूंकि स्वराज पार्टी का लक्ष्य ही ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन के जाना और वहां पर अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी शासन के साथ असहयोग करना, वहां पे नॉन कोऑपरेशन का जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करना। तो 1923 में जो चुनाव हुआ उसमें स्वराज पार्टी को बम्पर जीत मिले, जहां सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, केंद्रीय विधान परिषद, उसके 101 सीट में से 42 सीट पर स्वराज पार्टी के सदस्य जीत के आते हैं। वहीं प्रांतीय स्तर पे कई सारी विधानसभाओं में वो बहुमत से भी आते हैं और कई जगह उनकी स्थिति अच्छी रहती है। तो ये पूछा जा रहा है कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पे बोल रहा है, विधान सभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर कितने लोग चुन के आते हैं? जबकि एक अगला प्रश्न पूछेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है। द्विसदनीय व्यवस्था आ चुकी थी, आपको पता होना चाहिए उस समय तक द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, बाई कैमरलिज्म एस्टैब्लिश हो चुका था। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पश्चात ही जो है बाई कैमरलिज्म जो है आ चुका था। तो पूछा जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी के कितने सदस्य जीत के आते हैं? तो स्वराज पार्टी के 8 सदस्य जीत के आते हैं। कितने सदस्य? 8 सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है यह देखने का समय आ गया हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कहता है हाउ मेनी सीट्स डिड स्वराज पार्टी गेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है। यहाँ पर पहले बात की गई लेजिस्लेटिव असेंबली की, वहां पर 8 मेंबर्स चुन के आते हैं, जबकि यहाँ पे बात की जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 मेंबर चुन के आते हैं। कितने? 10 सदस्य चुन करके आते हैं। कहीं कोई शंका, कोई सको सुबह नहीं? बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न कहता है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट गया इन 1922? मैंने बताया कि गया में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। बिहार में 3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। पहला 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, दूसरा 1922 का गया अधिवेशन और तीसरा 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जो रामगढ़ आज के वक्त में झारखंड में है। तो उस समय बिहार का पार्ट था, इसीलिए हम बिहार में ही उसको काउंट करेंगे। तो हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट गया इन 1922? तो और कौन था? चितरंजन दास। कौन थे? और चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता से इस्तीफा भी दे दिया। किस मुद्दे पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव लड़ने के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया अध्यक्षता से, क्योंकि वो जो प्रस्ताव लेकर के आते हैं गया अधिवेशन में, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता, पारित नहीं हो पाता है, और इससे जो है क्रोधित होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए, तो 7 नंबर के बाद 8 नंबर प्रश्न की बारी है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कांग्रेस सेशन ऑफ गया वॉज? गया में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण बहस का जो विषय था, विवाद का जो मुद्दा था, वो क्या था? उस कौन से मुद्दे पर जो है यह गया सेशन हुआ था? बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में शुरू की जाएगी गांधी जी द्वारा। पनिशमेंट ऑफ गांधी जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है 1922 में
कि मार्च में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसको? गांधी जी को, और 6 साल के लिए इनको जेल हो जाती है। हालांकि इस मुद्दे पर यह अधिवेशन नहीं हुआ था, मुद्दा कुछ और था। देखते हैं कम्युनल प्रॉब्लम या एडमिशन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस बात की चर्चा निकल के आई भी थी, बार बार मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव लड़ने को लेकर के ये बात निकल के आई थी। मुद्दा ये जो था गया सेशन का यही था, एडमिशन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। ठीक है जी, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 का समय आ गया। 9 यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Who was elected to the central legislative from Bihar in 1923? जो 101 में से 42 सीटों पर जो चुन के ये आए थे, उसमें से बिहार के कौन से सदस्य चुनकर गए थे? तो यहां पर ऑप्शन है चंद्रवंशी सहाय, दूसरा ऑप्शन है हरि प्रसाद लाल, और सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दी अबव। आपको पता है कि अब बीपीएससी से 5वां ऑप्शन हटा दिया गया है, तो 5वां ऑप्शन से आपको मुक्ति मिल गई है, आपको इस झंझट से मुक्ति मिल चुकी है। अब यहां पर चंद्रवंशी सहाय भी चुन करके आए और हरि प्रसाद लाल भी चुन करके आते हैं, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये सेंट्रल, दिस इज नॉट अबाउट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज आस्किंग दैट who has been selected in the central legislative council, है ना? कौन चुन के गया है, कहां पर? सेंट्रल, केंद्रीय विधान परिषद, जो आज के समय का पार्लियामेंट। अब तो खैर वो पुराना पार्लियामेंट हो गया, अब नया पार्लियामेंट में जो है इसी 18 तारीख से विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। यह मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विशेष सत्र बुलाया गया हो 5 दिन का। अब ये 18 के बाद जो है ये पिटारा खुलेगा कि किस मुद्दे पर, क्योंकि पिछले 15 दिनों में बहुत सारे आकलन किए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया डेट इज भारत, अब इंडिया का नाम भारत कर देंगे, आर्टिकल 1 में बदलाव कर देंगे। हालांकि बदलाव करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत टफ प्रोसीजर है उसको बदलाव करने की, है ना? उसको उस बिल, अगर वो बिल आता है तो उसके बिल को पास करना इतना टेढ़ा खीर है जो बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो इतना आसान नहीं है नाम बदलना। दूसरा हो रहा है कि अब ये बहुत सारी जो ना अटकलें लगाई जा रही हैं कि पता नहीं, हो सकता है चंद्रयान 3 को लेकर के कोई प्रस्ताव पारित हो, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव हो या कुछ भी हो सकता है। 18 ये 5 दिन का प्रस्ताव, अब सबकी सांसें जो हैं थमी हुई हैं। खैर, अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, तो यहां पर दोनों चुन के आते हैं, चंद्रवंशी सहाय और हरि प्रसाद लाल, तो हमारा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर प्रश्न है, कम्युनल राइट्स टुक प्लेस इन बिहार इन 1924। अब सांप्रदायिक दंगा होना आम सी बात हो गई थी। अंग्रेजों की तो चाहत थी कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जितना ज्यादा भेद हो जाए, नहीं, जितनी ज्यादा जो है मनमुटाव हो, मतभेद हो जाए, ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी विचार पर दो व्यक्तियों के अलग अलग, किसी मुद्दे पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, ये मतभेद है। मनभेद हो जाए तो फिर जीवन में कभी वो रिश्ता नहीं सुधरता। अब अंग्रेज यहां पे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मतभेद नहीं, मनभेद करना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने बढ़ावा दिया कम्युनल राइट्स को, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगा होता है, कम्युनल राइट्स होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, यह प्रश्न पूछा गया। भागलपुर, छपरा, मोतिहारी या पटना? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा 1924 के सांप्रदायिक दंगों में। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, एट विच प्लेस इन बिहार द 1922 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। अभी भाई पहले वाले प्रश्न जो 1922 के सेशन की जो प्रश्न आई थी निकल के सामने, वहीं पर उस स्थान का नाम था, क्या था? गया सेशन। गया में आयोजित की गई थी ना। तो 1922 में जो आयोजित की गई थी जो बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमारे पास आंसर है पटना। हरिपुरा में तो 1938 में की गई थी, और पटना में की गई थी 1912 में, जो बांकीपुर है, और रामगढ़ में 1940 में, और गया में 1922 में। तो हमारे सामने अलग अलग स्थानों के अलग अलग वर्ष जो है यहाँ मैंने लिख दिए थे आपको, ताकि आपको असुविधा ना हो। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? चलिए जी 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं ना। क्या कहता है? इन 1921 गांधी जी इनॉग्रेटेड इन पटना। अब पहले वाले लेक्चर में भी ये प्रश्न हुआ कि 1921 में गांधी जी ने बिहार में किस चीज का उद्घाटन किया है? तो बिहार विद्यापीठ, एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे कुलाधिपति किसको बनाया गया था? मजहरुल हक को। बिहार नेशनल कॉलेज, इसकी भी उद्घाटन करते हैं। इसके प्रिंसिपल कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, दोनों का ही उद्घाटन गांधी जी ने 1921 के फरवरी में किया है। ठीक है, तो 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, इसके अलावा कई सारे नेशनल स्कूल्स की भी स्थापना की गई है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि द नेशनल कॉलेजेस और स्कूल इन बिहार वॉज एसोसिएटेड विथ। जितनी भी नेशनल कॉलेज खोली गई या जितनी भी नेशनल स्कूल खोले गए, उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, विद्यापीठ से, पटना कॉलेज से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, या इंडियन नेशनल कॉलेज से। तो ये स्कूल हो या कॉलेज, ये सब विद्यापीठ के अंतर्गत आती थी। तो ये सभी बिहार विद्यापीठ से संबंध रखती थी। ठीक है जी, बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, और 15 पर आकर के देखें कि क्या है 15 नंबर प्रश्न। Where did राम विनोद सिंह एस्टैब्लिश खादी सेंटर इन बिहार? अच्छा जी, तो असहयोग आंदोलन के पश्चात जो अपरिवर्तनवादी लोग हैं, उन्होंने रचनात्मक कार्यों को अपना लक्ष्य बनाया, और रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत खादी को बढ़ावा देना, और खादी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सारी खादी सेंटर और खादी एसोसिएशन की स्थापना की। तो ताकि स्वदेश को, स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया जा सके, लोग स्वदेशी वस्त्रों को पहने, ना कि विदेशी वस्त्रों को। साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत जातिगत जो भेदभाव है, छुआछूत है, उसके खिलाफ भी अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देना, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा हो या महिला शिक्षा हो, इसको भी बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत स्वच्छता अभियानों पर भी खास जोर दी गई, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता पर खास जोर देते थे। तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को भी इसमें शामिल किया रचनात्मक कार्यों में, और लोगों को जागरूक किया स्वच्छ रहने के लिए। तो अब यहां पर उसी के अंतर्गत जो है खादी सेंटर एस्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा? राम विनोद सिंह के द्वारा। कहां पर? पटना में, या दरभंगा में, या मधुबनी में, या छपरा में। ये जो स्थापित किया गया, वह स्थापित किया जाता है मधुबनी में। कहां स्थापित किया जाता है? मधुबनी में। तो 15 नंबर प्रश्न हो गया। 15 नंबर प्रश्न के बाद हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। राम विनोद सिंह ने खादी सेंटर कहां स्थापित किया था? मधुबनी में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 15 के बाद 16 की बारी है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है?
Where was the first exhibition organized in 1926 under the direction of राजेंद्र प्रसाद? यहां पर एक चीज छूट रहा है, जो टाइपिंग एरर है, और वो है कि यहां पर फर्स्ट खादी, Where was the first खादी exhibition organized in 1926 under the direction of राजेंद्र प्रसाद? जो पहला खादी का प्रदर्शनी किया गया 1926 में, किसके निर्देशन में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में। यह कहां हुआ था? ठीक है जी, ऑप्शन ए है बिहार विद्यापीठ, यंग मेंस इंस्टीट्यूट, चरखा सेंटर या पटना कॉलेज। तो यह हुआ था बिहार विद्यापीठ। कहां हुआ था? बिहार विद्यापीठ में प्रथम खादी का प्रदर्शनी लगाया गया था। ठीक है ना। तो 16 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 16 नंबर प्रश्न के बाद 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है द एडिटर ऑफ मुक्ति वॉज, ठीक है जी, मुक्ति नाम की एक पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे? अच्छा, पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो पत्र और पत्रिकाएं और उसके संपादक का नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इससे आप ना बच नहीं सकते, है ना। तो अब यहां पर प्रश्न है कि मुक्ति का संपादक कौन है? जगत प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम या निवारण चंद्र दास गुप्ता? नाम तो बड़ा यूनिक है ना। तो निवारण चंद्र दास गुप्ता ही जो है इसके एडिटर हैं। ठीक है जी। मुक्ति के संपादक कौन हुए? निवारण चंद्र दास गुप्ता। चलते अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न क्या है? वेयर वॉज द ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन एस्टैब्लिश? चलो जी, चरखा एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। तो प्रश्न है कि ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन कहां स्थापित किया गया? तो क्या ऑप्शन है? भागलपुर, बी है पटना, सी है दिल्ली और डी है विजयवाड़ा। तो हमें आंसर मिलेगा पटना। पटना में यह स्थापित किया जाता है ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन। चलिए 18 नंबर प्रश्न हो गया। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विच प्लेस ऑफ बिहार, सॉरी ये 20 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न नहीं और ऊपर है। Who inaugurated the All India चरखा एसोसिएशन? ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन का उद्घाटन, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है? इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किसने किया था, है ना। तो याद रखिएगा, जिसने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, जिसने बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था, और कौन थे? गांधी जी थे। तो गांधी जी ने ही ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन की स्थापना, सॉरी उद्घाटन की। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। विच प्लेस ऑफ बिहार वॉज पिलग्रिमेज इन गांधीज वर्ड? गांधी ने बिहार के किस स्थान को तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है? कहा है कि यह स्थान तीर्थ स्थल के बराबर है। मधुबनी, जीरादेई, चंपारण या केसरिया? चंपारण के अंतर्गत ही एक केसरिया स्थान है जहां पे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। कौन सा स्तूप? बौद्ध स्तूप है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जीरादेई, इसलिए क्योंकि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली को, ये क्या है जीरादेई? राजेंद्र प्रसाद का कहां पे है, किस जिले में? सीवान जिले में। तो ये क्या है? जन्मस्थली है राजेंद्र प्रसाद का, जीरादेई। तो गांधी जी ने क्या किया? जीरादेई को जन्मस्थली, राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली होने के कारण
इसे तीर्थस्थल की संज्ञा दी है, अर्थात एक तरह से राजेंद्र प्रसाद को एक बहुत उच्च स्थान देने का कार्य किया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 21 नंबर प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द मॉडर्न पिलग्रिमेज प्लेस इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी? आधुनिक तीर्थस्थल स्थान, आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहा है गांधी जी ने? आधुनिक तीर्थस्थल, सिर्फ तीर्थस्थल की बात हो गई, जरदेई हो गई, और यदि बोला जाए आधुनिक तीर्थस्थल तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है? चंपारण, पटना, शाहाबाद या दरभंगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा दरभंगा। उन्होंने दरभंगा को आधुनिक तीर्थस्थल का स्थान दिया है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या है। The program of Khadi was also important in the creative programs of Mahatma Gandhi. When was Gandhi Khadi work started in Bihar? है ना, गांधी के जितने भी रचनात्मक कार्य थे उसमें खादी को बढ़ावा देना प्रथम था। खादी को बढ़ावा देना उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था। तो बिहार में सबसे पहले खादी से संबंधित कार्य या प्रचार प्रसार कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1921, 1924, 1920 या 1923। आंसर हो जाएगा 1921। 1921 से बिहार में खादी का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पर। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न की बारी है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। Who was elected the leader of Swaraj Dal in the legislature after the 1923 legislature election? जो प्रांतीय विधान सभा है उसमें 1923 के चुनाव के बाद स्वराज पार्टी के सदस्य चुन के जाते हैं। उनमें से किसको नेता बनाया जाता है वहां का? नारायण प्रसाद, जलेश्वर प्रसाद, अब्दुल बारी या नन ऑफ द अबव। आंसर हमारा हो जाएगा जलेश्वर प्रसाद। जलेश्वर प्रसाद को विधान परिषद का मुखिया बनाया जाता है, नेता, सदन का नेता चुना जाता है। तो सदन का नेता चुना गया स्वराज पार्टी की तरफ से। आते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 24 है, Where was राजेंद्र प्रसाद elected as the chairman of the municipality? है ना, 1923 में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव हुई, म्युनिसिपैलिटी की जो चुनाव हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद कहां से चुने गए थे एज अ चेयरमैन? चेयरमैन कहां से चुने गए थे? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, भागलपुर या मुजफ्फरपुर। आंसर हो जाएगा पटना। पटना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पर। 24 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Who was leader of the Swaraj Party in the Bihar Orissa Legislative Council in 1929? 1929 में बिहार और उड़ीसा का लेजिस्लेटिव काउंसिल एक था। उस समय उड़ीसा अलग नहीं था, 1936 में जाकर उड़ीसा अलग होगा। तो उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर कौन थे? किसकी तरफ से? स्वराज पार्टी की तरफ से। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, शीलभद्रयाजी, चितरंजन दास या यदुनंदन शर्मा। आंसर हमारा हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के नेता थे स्वराज पार्टी की तरफ से। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Who presided over the All India Party Conference held in Bihar in 1928, in which it was decided
टू कंप्लीटली बॉयकॉट द साइमन कमीशन इन बिहार। आपको पता है साइमन कमीशन बिहार या भारत क्यों आया था? हाँ, कोई आइडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब लागू किया गया 1921 में, उसमें एक बात शामिल थी कि 10 साल के बाद इसको लागू होने के 10 साल के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे जो समीक्षा करेगी, जो रिव्यू करेगी कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस हद तक सफल रहा और आने वाले समय में क्या बदलाव होने चाहिए। बनने थे 1929 में यह कमीशन बनना था, साइमन जो भी कमीशन बनता, लेकिन 1927 में वो साइमन कमीशन बना दिया गया। तो इसका काम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करना, देखना कि किस हद तक यह सफल रहा है, क्या बदलाव होने चाहिए, आने वाले समय में भारत के लिए कौन से कानून बनने चाहिए। देखा जाए तो ये आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करने वाला था, और यदि भारत का भविष्य तय होना था तो भारत का भविष्य को तय करने के लिए भारतीयों का शामिल होना जरूरी है। अंग्रेज सिर्फ बैठ करके यह डिसाइड नहीं कर सकते कि भारतीयों का भविष्य क्या होगा। हमारे अंदर तो राष्ट्रवाद की भावना अब जागृत हो चुकी थी ना, अब हम चुप रहने वालों में से नहीं थे, हम अपने डिमांड्स को एकदम खुल के सामने रखने वालों में से थे। कांग्रेस एक मजबूत संस्था बन चुकी थी, कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक संगठन बन चुकी थी। गांधी जी के नेतृत्व में इसे एक बहुत शानदार मजबूती मिली थी। तो साइमन कमीशन जब बनाया गया तो इसमें इसके जो 7 सदस्य हैं, इसके 7 सदस्य अंग्रेज बने, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। यही मुद्दा सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन का बनेगा। सभी पार्टियों का कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है पहले अखिल भारतीय स्तर पे, और यह निर्णय लिया जाता है कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। हालांकि कुछ एक आध पार्टियां जो थीं वो इसका विरोध नहीं करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने खुल के बोला कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला तो इसमें कोई भी एक भारतीय शामिल नहीं है, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज है। भारत के भविष्य को तय करने के लिए भारतीयों का शामिल होना जरूरी है। अंग्रेज अकेला एक तरफा डिसाइड नहीं कर सकते कि भारत का भविष्य क्या होगा, भारत के लिए कौन से कानून बनाए जाने चाहिए। हम जानते हैं अपने बारे में कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या भला है। अब इसी मुद्दे पर साइमन कमीशन का विरोध होना शुरू हुआ। साइमन कमीशन जब भारत आया, सबसे पहले मुंबई, और मुंबई के पश्चात अलग अलग प्रांतीय विधान परिषदों में वो पहुंचा, अलग अलग शहरों में पहुंचा। हर जगह विरोध हुआ, हर जगह विरोध हुआ। हर जगह उसकी विरोध की गई। ठीक है जी। तो बिहार में भी 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार में भी हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे जब साइमन कमीशन बिहार आएगा। यह किसकी अध्यक्षता में होता है? ठीक है ना, यह जो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होगा वो किसकी अध्यक्षता में होगा? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है मजहरुल हक, ऑप्शन सी है सर अली इमाम, या ऑप्शन डी है सैयद हसन इमाम। आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। सर अली इमाम के नेतृत्व में यह किया गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, 6 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन ऑन कम टू पटना? साइमन कमीशन पटना कब आया?
11 नवंबर 1928, 12 जनवरी 1929, 12 दिसंबर 1928 या नन ऑफ दी अबव। आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1928। इस यह पटना में इसका आगमन कब होता है? 12 दिसंबर 1928 को इसका आगमन होता है। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। Who led the boycott of Simon Commission in Patna in 1928? ठीक है, साइमन कमीशन का पटना में जो विरोध प्रदर्शन हुआ साइमन कमीशन के खिलाफ, वो किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या अनुग्रह नारायण सिंह। तो यह जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ वो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण सिंह के। ठीक है, चलिए 28 के बाद 29 पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है हु वॉज द ऑर्गेनाइजर? हु वॉज द ऑर्गेनाइजर? ऑर्गेनाइजर कौन था साइमन कमीशन के बॉयकॉट का? जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया उसका आयोजक कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन यह सब आयोजन करने वाला कौन था? ठीक है ना। ऑप्शन ए है सर अली इमाम, सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद या देवकी नंदन। तो आंसर हमारा हो जाएगा देवकी नंदन। देवकी नंदन जो है चीफ ऑर्गेनाइजर थे साइमन कमीशन के बॉयकॉट के। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है यह देखने का समय है। 30 नंबर प्रश्न देखें। Which leader of the Bihar participated in all party conference in Lucknow to discuss the Nehru report? आपको पता है जब साइमन कमीशन भारत आने वाला था तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। भारत सचिव उस समय के जो इंडियन सेक्रेटरी थे उन्होंने भारतीय कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे दी, यदि आप में इतनी काबिलियत है तो आप अपना एक ऐसा कानून बना के दिखाइए ना जिस पर सभी लोग सहमत हों। आप ये डिमांड कर रहे हैं कि साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल होना चाहिए था, हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। तो यदि आप में इतनी काबिलियत है तो जरा सा बनाइए आप अपना कानून खुद से जिसमें सभी लोग सहमत हैं। उस समय भारत सचिव थे बर्कनहेड थे। तो इन साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनौती दे दी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने मई 1928 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि हम अपना कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएंगे। और उसी मीटिंग में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस 9 सदस्यीय कमेटी का कार्य था एक संविधान बनाना और इसने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत कर दी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने उसी को मोतीलाल नेहरू द्वारा जो यह रिपोर्ट लाया गया उसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब इसी पर डिस्कशन के लिए जो फिर से दोबारा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ। जब नेहरू रिपोर्ट आ गया तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ इस पर देखने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कि सहमत है कि नहीं है। तो उसमें बिहार की तरफ से कौन गया था शामिल होने? सच्चिदानंद सिन्हा, नवाब इस्माइल खां, सर अली इमाम या नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। सर अली इमाम गए थे उसमें बिहार की तरफ से नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए। हालांकि नेहरू रिपोर्ट पर सभी लोग सहमत नहीं हुए, यहां तक कि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और एक और नेता सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों तो एकदम अगेंस्ट में हो गए डोमिनियन स्टेटस की मांग पर कि हमें स्वतंत्रता मांगनी चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस मांगनी चाहिए। A few days before the Simon Commission came to Patna on December 6, 1928,
द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पटना, इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय साइमन कमीशन 12 दिसंबर को आता है। उसके पहले 6 दिसंबर 1928 को एक बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है, जो प्रांतीय स्तर की जो कांग्रेस कमेटी थी उसकी बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रश्न यही है कि उस बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जो साइमन कमीशन के आने के पहले हुआ था? आंसर ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, जगत नारायण लाल, मजहरुल हक या नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते 31 के बाद 32 की बारी है। Which of the following leaders of Bihar did not sign the Leaders Manifesto published on November 16, 1927? बिहार का कौन सा नेता था जिसने लीडर मैनिफेस्टो पर साइन नहीं किया अपना, जो नवंबर 16, 1927 को प्रकाशित हुआ था? ठीक है, प्रश्न यही है कि लीडर मैनिफेस्टो आया था कब? नवंबर 16, 1927 में। उस पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खां, सच्चिदानंद सिन्हा या मजहरुल हक? आंसर हमारा हो जाएगा मजहरुल हक। मजहरुल हक ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जहां पे समझने की बात है वहां पे हम खुद उसको डिस्कस कर देंगे। प्रश्न है, वेयर डिड सम मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन इन बिहार wish to accept the hospitality of the महाराजा? कहां के महाराजा ने साइमन कमीशन के कुछ सदस्यों को भोज पर आमंत्रित किया था और वो गए भी उनकी मेहमान नवाजी का आनंद लेने, है ना? ऑप्शन है डुमरांव, बेतिया, पटना या मोतिहारी। तो मोतिहारी तो उस समय बेतिया के अंतर्गत आता था, बेतिया राज के अंतर्गत। पटना कोई राज नहीं था, डुमरांव आंसर हो जाएगा। डुमरांव के महाराजा ने साइमन कमीशन के सदस्यों को अपने यहां आमंत्रण दिया था। 34 नंबर प्रश्न है। When was the political victim day? राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ऑप्शन है अगस्त 15, 1928, अगस्त 10, 1929, अगस्त 10, 1930 या अगस्त 10, 1931। ये हो जाएगा अगस्त 10, 1929। इसी दिवस को क्या बनाया गया? राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया, अगस्त 10, 1929। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है? When did भगत सिंह कम टू बिहार? चलिए यहां से सेकेंड फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि भगत सिंह बिहार कब आते हैं? ये 24 में, 23 में, 28 में या 1925 में? आंसर हो जाएगा 1928। 1928 में भगत सिंह बिहार आए थे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। बहुत सारे प्रश्नों को देखना है आज। तो प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? वेयर वॉज सचिन बख्शी अरेस्टेड इन बिहार? सचिन बख्शी क्या है? एक क्रांतिकारी हैं। क्या है? क्रांतिकारी हैं। तो इनको कब गिरफ्तार कर दिया गया? तो इनको गिरफ्तार कहां से किया गया? वेयर वेयर वेयर? भागलपुर से। कहां से गिरफ्तार किया गया? भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। Who among the following was prosecuted in the तिरहुत conspiracy case? तिरहुत षड्यंत्र केस जो है उसमें किसे सजा दी गई थी? ठीक है, योगेंद्र शुक्ला, बंकिम चंद्र मित्रा, योगेंद्र सिन्हा या सचिंद्र नाथ सान्याल?
ये चारों ही अपने समय के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, और ये हो जाएगा योगेंद्र शुक्ला। बिहार के काफी जो है अग्रगामी क्रांतिकारियों में से रहे हैं योगेंद्र शुक्ला, तो इनको तिरहुत कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाने की साजिश रची गई थी। प्रश्न है बिहार युवक संघ की स्थापना कब की गई? यह क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, यह एक क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। बिहार युवक संघ की स्थापना कब की गई? तो यह जो है 1928 में की गई थी। वहीं एक प्रश्न है कि, और ये वाला प्रश्न देख लीजिए एक बार, व्हेन वाज पटना यूथ एसोसिएशन एस्टैब्लिश? पटना यूथ एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ये है बिहार युवक संघ और ये है पटना युवक संघ, है ना। इसकी स्थापना 1927 में। क्वेश्चन नंबर 41 इधर, क्योंकि इसी से संबंधित यह प्रश्न था तो मैंने बता दिया, बिहार युवक संघ 1928 और पटना यूथ एसोसिएशन 1927। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। द डकैती, पॉलिटिकल डकैती, ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 1928, नवंबर 9 1928 को दलसिंह सराय दरभंगा में एक डकैती हुई थी, ठीक है ना। क्या हुई थी? एक डकैती हुई थी। इसमें किसका नाम निकल के आता है? स्वामी विद्यानंद, स्वामी शंकरानंद, स्वामी श्रद्धानंद या स्वामी रामनाथ? इसमें जिनका नाम निकल के आएगा वो है स्वामी शंकरानंद, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलने की बारी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, इन 1925 द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार उड़ीसा वाज, है ना, उस समय बिहार उड़ीसा एक साथ था, तो बिहार और उड़ीसा का जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन था? बिहार उड़ीसा का चीफ सेक्रेटरी 1925 में कौन था? मिस्टर हैमंड, मिस्टर फर्ग्यूसन, मिस्टर हैलिंद या मिस्टर मैक्सवेल? तो ये थे मिस्टर हैमंड, ठीक है। मिस्टर हैमंड उस समय क्या थे? 1925 में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है जी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 41वां नंबर प्रश्न हो गया था, पटना यूथ एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? 1927 में। तो हम सीधे 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। हु फाउंडेड द पटना यूथ एसोसिएशन? ठीक है ना। पटना यूथ एसोसिएशन की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? राजा राजेश्वर प्रसाद, मणिंद्रनाथ घोष, मणिंद्र नारायण सिंह राय, कृष्ण बल्लभ सहाय? ठीक है जी। तो इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी। किसने की थी? मणिंद्र नारायण राय ने। किसकी स्थापना? पटना यूथ एसोसिएशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43 है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पटना एसोसिएशन, पटना यूथ एसोसिएशन की बात कर रहा है, पटना यूथ एसोसिएशन की बात कर रहा है, यूथ छूट गया है। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक थे मणिंद्र नारायण राय। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने कृष्ण बल्लभ सहाय। कौन बनेंगे? इसके संस्थापक। ये है फाउंडर, याद रखिएगा, ये क्या है? फाउंडर। और ये क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है इसके। ठीक है जी। चलते अगले प्रश्न पर, 44वें नंबर प्रश्न की बारी। In 1929, a monthly magazine named युवक was brought out from, 1929 में एक युवक नामक पत्रिका निकाली गई। यह कहां से निकाली जाती थी? यह कहां से प्रकाशित होती थी? यह प्रश्न है। यह जो है पटना से प्रकाशित होती थी। कहां से प्रकाशित होती थी? पटना से प्रकाशित होती थी युवक नामक पत्रिका। ठीक है जी। और कब से? 1929 से। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ वॉज रिलेटेड टू, तरुण भारत संघ
वॉज रिलेटेड टू, ये कहां से संबंधित है? मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया या मुंगेर? कह सकते हैं हम मुजफ्फरपुर से। ठीक है। तरुण भारत संघ कहां से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न पर। नेम द रेवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार who participated in the meeting of Hindustan Socialist Republican Army, जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा के नेतृत्व में स्थापित किया गया। फिरोजशाह कोटला में इसकी मीटिंग हुई और फिरोजशाह कोटला में जो है इसकी मीटिंग हुई और वहीं पर इसकी स्थापना की। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे नेता, राजगुरु सुखदेव जैसे नेता भी शामिल थे। बिहार की तरफ से कौन गया था? ऑप्शन है फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ या भगत सिंह। आंसर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। यह वही व्यक्ति है जो बाद में चलकर सरकारी गवाह बन जाएगा अंग्रेजों का और जिसके गवाही के पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होगी। तो फणींद्रनाथ घोष जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल होता है बिहार की तरफ से। 46 नंबर के बाद 47 नंबर प्रश्न देखें। 47 नंबर प्रश्न कहता है विच रेवोल्यूशनरी लीडर फ्रॉम बिहार अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट फर्स्ट यूथ डे, प्रथम युवक दिवस मनाने का निर्णय लिया इसने अप्रैल 14, 1929 को। ठीक है, अप्रैल 14, 1929 को प्रथम युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम युवा दिवस किस रेवोल्यूशनरी लीडर, किस क्रांतिकारी नेता ने यह किया? फणींद्रनाथ घोष, मणिंद्र नारायण राय, प्रोफेसर ज्ञान साहा, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा ने यह निर्णय लिया कि अप्रैल 14, 1929 को प्रथम युवा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 के बाद 48 पे चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। जगत नारायण लाल वॉज द एडिटर ऑफ विच मैगजीन? जगत नारायण लाल भी क्रांतिकारी नेता है। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो जगत नारायण लाल का संबंध देश के साथ है या अमृत बाजार पत्रिका, ये तो होगा नहीं, शिशिर कुमार घोष है, यूथ या महावीर? तो हम कह सकते हैं महावीर के साथ इनका संबंध है। ये महावीर नामक पत्रिका का संपादन किया करते थे। ठीक है जी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न के में क्या है? हु किल्ड फणींद्रनाथ घोष? अब भगत सिंह को फांसी की सजा मिले किनके गवाही पर? फणींद्रनाथ घोष की गवाही पर। तो इनको मार डाला है ना, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही हो गए। क्रांतिकारियों की नजर में इन्होंने भारत माता का अपमान किया, भारत के साथ एक तरह से दगाबाजी की, अंग्रेजों के चापलूस बन गए, अंग्रेजों के साथी हो गए। तो किन्होंने इनकी हत्या कर दी? और ये बेतिया में हुआ था। इनकी हत्या कहां पे हुई थी? बेतिया में हुई थी। ठीक है। तो किसने मारा था इनको? तो इनको मारा था चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला ने। किसने मारा था? किसने इनकी हत्या की? चाकू से गोद के इनकी हत्या कर दी गई बेतिया में सरेआम, चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला ने। गुस्से में थे ये लोग कि इनके कारण जो है भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 है हु वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन बिहार? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई, उसकी बिहार शाखा, जो बिहार में उसकी एक ब्रांच खोली गई, उसका नेतृत्व किनके हाथों में था? यह प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद एंड सचिंद्रनाथ सान्याल? नहीं। फणींद्रनाथ घोष एंड भगत सिंह? ये दो व्यक्ति थे जिनके हाथों में बिहार का कमान था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से। तो फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह बिहार आए थे 1928 में। पहले ही प्रश्न आपने देखा, और भगत सिंह का बिहार आना जाना लगा रहता था।
51 नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ दशेर कथा रेवोल्यूशनरी बुक? यह बाइबल ऑफ द रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है। जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लिए एक तरह से बाइबल था, एक तरह से, है ना। तो ये दशेर कथा के लेखक कौन है? दशेर कथा के लेखक कौन है? अब इसमें जितने भी बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये नहीं होंगे, है ना। और क्या होगा? सखा गणेश देवास्कर। क्या नाम है इनका? सखा गणेश देवास्कर। उन्होंने दशेर कथा नामक पुस्तक लिखी है। वीवीआई क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, ये याद कर लेना, वीवीआई क्वेश्चन है ये। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Who was the only representative of Bihar among the 78 volunteers in Gandhi's दांडी मार्च? अब यहां से हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको पता है कि 1930 आते आते गांधी जी ने निर्णय कर लिया था कि हमें एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, और उन्होंने 1930 का वो उचित वक्त चुना, क्योंकि इधर साइमन कमीशन जो है का विरोध लगातार जारी था और लोग एकजुट हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, एकता के सूत्र में जो है पिरो दिए गए थे। तो लोग एक साथ आके खड़े हो गए थे और इसका फायदा उठाना था गांधी को। साथ ही साथ जो है उन्होंने गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो एक शातिर और एक बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। उनको पता था कि कब क्या डिमांड करनी है और कब किस आंदोलन को छेड़ना है। तो 1930 का वक्त उन्हें बहुत उचित वक्त लगा एक बड़े आंदोलन को शुरू करने की। उन्होंने पहले तो इरविन, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनके सामने 11 सूत्री मांग रखा। उस 11 सूत्री मांग में ऐसी ऐसी मांगे रखी गई थी जिसमें गांधी को पता था कि ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, जैसे सॉल्ट टैक्स कम करना, जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च है, जो आर्मी पे खर्च है, उसमें कटौती करना, और ऐसे करके 11 मांगे मांगी गई थी, जो इरविन ने सिरे से नकार दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर से अपनी आंदोलन को शुरू करने के पहले फिर से एक चिट्ठी लिखते हैं इरविन के पास कि भाई हमें दोष मत देना, मैं फिर से डिमांड कर रहा हूं आपके सामने, यदि आपने नहीं मानी मेरी डिमांड तो मुझे मजबूरन आंदोलन शुरू करना होगा। इरविन नहीं सुनता, तो अंततः जो है गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, और दांडी मार्च में 78 जो है स्वयं सेवकों ने शामिल होने का निर्णय किया, जिसमें से बिहार की तरफ से कौन था? आपको पता है कि ये एक बहुत 24 दिन का एक लंबा यात्रा था, और इस 24 दिन के लंबे यात्रा में गांधी साबरमती आश्रम से चलते हैं, और साबरमती आश्रम से कहां पहुंचते हैं? दांडी, जो समुद्र तट के किनारे है, और वहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, जिस नमक पे टैक्स लगता था। अंग्रेजों को ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी, हालांकि ये कौन सी बड़ी बात है, उनको पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। लेकिन तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि 78 जो वॉलंटियर्स थे उसमें से बिहार की तरफ से कौन गया था? गिरिवरधारी चौधरी, नारायण प्रसाद सिंह, बबन सिंह या जगत नारायण लाल? आंसर हो जाएगा गिरिवरधारी चौधरी। इनको कारो बाबू भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारो बाबू। तो कारो बाबू कह लो या गिरिवरधारी चौधरी कह लो, ये शामिल हुए थे बिहार की तरफ से दांडी यात्रा में। जो 78 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे उनमें से। आ जाओ अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार वॉज स्टार्टेड ऑन 15 अप्रैल। अब ये पता होना है आपको, एक फैक्ट पता चल गया कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह है वो कब शुरू किया गया? 15 अप्रैल को। ये कहां से शुरू किया गया? विच डिस्ट्रिक्ट? कहां से यह शुरुआत की गई? मुंगेर एंड भागलपुर, मोतिहारी एंड छपरा, चंपारण एंड सारण, शाहाबाद एंड मुंगेर? आंसर हो जाएगा चंपारण और सारण। यहीं से इसकी शुरुआत। ठीक है जी। तो यहीं से 15 तारीख को
शुरू किया गया नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 54, हु लेड दी सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया, है ना, किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने मुंगेर में किया। महादेवलाल सर्राफ, यही आंसर होगा। महादेवलाल सर्राफ ने भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। श्री कृष्ण सिंह का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ड्यूरिंग दिस सॉल्ट सत्याग्रह पीपल इन बिहार ऑपोज्ड गवर्नमेंट बाय ऑपोजिंग विच टैक्स अलोंग विद द मेकिंग सॉल्ट? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो बिहार में एक नया प्रचलन शुरू हुआ जिसमें लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। नमक सत्याग्रह तो चल ही रहा था, तो बिहार में स्पेशल क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में करबंदी आंदोलन चलाया। करबंदी आंदोलन मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, और ये किस टाइप का टैक्स था? चौकीदारी टैक्स, है ना। ये चौकीदारी टैक्स जो है लोगों ने कहा कि मैं चौकीदारी टैक्स मैं नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। हालांकि शुरुआत में जब चौकीदारी टैक्स का कॉन्सेप्ट रखा गया गांधी जी के सामने, राजेंद्र बाबू द्वारा रखा गया कि हम बिहार में ये करना चाहते हैं कि लोग जो हैं चौकीदारी टैक्स न दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ से या एक नई शुरुआत की जाए कि लोग चौकीदारी टैक्स न दें अंग्रेजों को, तो गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हालांकि बाद में ये मान जाते हैं। तो चौकीदारी टैक्स, करबंदी आंदोलन, याद करिएगा, बीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पावर n, इतना ज्यादा n इक्वल टू 0 1 2 3 करके इनफाइनाइट चले जाओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चौकीदारी टैक्स जो है वो चलाया गया था यहां पे, चौकीदारी टैक्स नहीं देने का आंदोलन। 56 नंबर प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई उसमें क्या शामिल नहीं था? ए है वायोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, बी है टैक्सेशन मूवमेंट, सी है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो वायोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया। टैक्सेशन मूवमेंट, चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, ये भी चलाया गया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना है, स्वदेशी वस्तु अपनाना है। आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल वायलेंस, ये भाई साहब नहीं, ये गांधी का तो अहिंसक आंदोलन था, आर्म्ड प्रोटेस्ट कैसे होगा? सशस्त्र विद्रोह तो नहीं होगा, तो डी हो जाएगा हमारा। गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ था ये। 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है, द लेक्चर ऑफ द मैजिक लैंटर्न इन बिहार रिलेटेड टू। मैजिक लैंटर्न दरअसल एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने शुरू किया था, लेकिन यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में इसका प्रभाव काफी दिखता है। तो रिवोल्ट ऑफ, ये कब, मैजिक लैंटर्न जो है वो बिहार में किससे संबंध रखता है? तो डी हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। बीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। 57 के बाद 58 नंबर पे चलते हैं। Which of the following pair is not correct? Which one of the following pair is not correct? अब यहां पर लोटा रिबेलियन हुआ था, लोटा रिबेलियन, लोटा के लिए कैदियों, ये मुजफ्फरपुर का जो सेंट्रल जेल था वहां के कैदियों ने कर दिया विद्रोह। दरअसल वहां के कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, अब वो पीतल का लोटा दिया जाना बंद कर दिया गया, इसके खिलाफ ये विद्रोह किया गया। और ये भी कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, ठीक है ना। तो पहला ये सही है, ये पेयर सही है। न्यूड स्ट्राइक, नंगा विद्रोह, नंगा हड़ताल किया गया छपरा की जेल में, वहां के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को पहनने से मना कर दिया, बोले हम नंगा रहेंगे, हमें स्वदेशी वस्त्र चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये भी सही है, ये भी छपरा के जेल में हुआ। स्वराज कथा, कल के लेक्चर में हो चुका, स्वराज कथा किसके द्वारा लिखा गया? बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा, ये भी सही है। सरहावेशी, ये तो टैक्स था, चंपारण में नीलहों द्वारा किसानों के ऊपर थोपा गया टैक्स था, तो ये तो नहीं होगा, सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगा,
तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये पेयर नहीं सही है। ठीक है, चलते हैं 58 के बाद 59 का। क्या कहता है 59 नंबर? आजा भाई। वेयर वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अरेस्टेड फ्रॉम ऑन जुलाई 5, 1930 ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लाठीचार्ज भी किया गया, उसमें चोट भी आई, उसमें कई सारे नेताओं को चोट आई थी। तो जुलाई 5, 1930, ये डेट याद रखना। बीपीएससी को डेट से बड़ी प्रेम है, डेट पूछ देता है। कब गिरफ्तार किया, कहां से गिरफ्तार किया गया? छपरा से गिरफ्तार किया गया। और छपरा से गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया? हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। कहां रखा गया? हजारीबाग जेल में। तो इनको छपरा से गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं 1942 के समय में जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको बांकीपुर जेल में रखा जाएगा, और इस समय हजारीबाग जेल में। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम्युनल राइट्स टुक प्लेस, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में सांप्रदायिक दंगे फैले, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे फैले। ठीक है, बट नो सीरियस इंसिडेंट हैपेंड इन बिहार। भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला, लेकिन बिहार में कोई घटना नहीं हुई। इसका श्रेय किसको जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हिंदू मुस्लिमों के बीच में कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, और इसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन बिहार में कोई प्रमुख घटना नहीं हुई। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय राजेंद्र प्रसाद को जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में ऐसी कोई घटना होने ही नहीं दी। उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ बिहार में, और कोई सांप्रदायिक दंगा बिहार में नहीं हुआ। इसका सारा श्रेय राजेंद्र बाबू को जाता है। 60 के बाद 61 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो डेट याद कर लो। फरवरी 15, 1932 को, फरवरी 15, 1932 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दिया, और इस फायरिंग में 15 प्रदर्शनकारी मारे गए। 15 प्रदर्शनकारी मारे गए। यह कहां हुआ था? यह तारापुर में हुआ था। यह कहां हुआ था? तारापुर में। फरवरी 15, डेट याद कर लो कि कब गोलीबारी हुई थी। मैंने बार बार बोला कि बीपीएससी को डेट से बहुत प्रेम है, तो डेट याद कर लो। 15 फरवरी 1932 को 15 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई फायरिंग में, और यह कहां हुआ था? तारापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62। फ्रॉम वेयर वॉज श्री कृष्ण सिंह अरेस्टेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? हालांकि वो मुंगेर में नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कहां से हुई? तो उनकी गिरफ्तारी बेगूसराय से हुई। कहां से हुई? श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया? छपरा से। ठीक है, तो उनकी गिरफ्तारी बेगूसराय से हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं। द लीडर ऑफ द चौकीदारी टैक्स बंदी मूवमेंट वॉज, जो चौकीदारी टैक्स बंदी का, जो करबंदी का जो आंदोलन चलाया गया, उसके नेता कौन थे? उनके नेता अनुग्रह नारायण सिंह थे। उनका नेता कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे, जिन्होंने नेतृत्व किया चौकीदारी कर बंदी की। चौकीदारी कर बंदी की। ठीक है ना। 64 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, व्हेन डिड द सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट इन पटना? देखो जी, 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में शुरू हो जाता है, और अगले ही दिन 16 तारीख को जो है 16 अप्रैल 1930 को पटना में शुरू हुआ। और ये कहां पे? मंगल तालाब, याद रखना, मंगल तालाब के पास जो है इसको इस सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया गया। यहीं पे नमक कानून तोड़ा गया। तालाब है ना, जो मंगल पॉन्ड है पटना सिटी में, है ना, पटना सिटी में यह है, वहीं पर इसको तोड़ा गया। तो अप्रैल 16, 1930 को। प्रश्न संख्या 65 कहता है, whose idea of starting a movement against चौकीदारी टैक्स in Bihar was initially rejected by गांधी जी? किसके द्वारा चौकीदारी टैक्स नहीं देने का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत जो लाया गया, उसको गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया कि बिहार में चौकीदारी करबंदी
जो चौकीदारी कर दिया गया उसको नहीं दें, उसका जो कॉन्सेप्ट लाया गया और गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया शुरुआत में, यह किसके द्वारा लाया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। वो किसके द्वारा लाया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं भाई साहब कि अगला प्रश्न क्या कहता है। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को देख करके आपको काफी मजा आ रहा होगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। 66वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? द चौकीदारी टैक्स बंदी मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन बिहार फ्रॉम। जो चौकीदारी कर बंदी है वो बिहार में कहां से शुरू किया गया? यह प्रश्न है कि चौकीदारी कर बंदी बिहार में कहां से शुरू किया गया? तो ये बेतिया से शुरू किया गया था। जान जाइए, ये कहां से शुरू किया गया था? बेतिया से शुरू किया गया था चौकीदारी करबंदी आंदोलन। और ये प्रश्न है कि चौकीदारी करबंदी आंदोलन किस आंदोलन के समय में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पटना स्वदेशी लीग एस्टैब्लिश्ड इन 1930? जो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना की गई 1930 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, जगत नारायण लाल या सर अली इमाम? आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। ठीक है, सर अली इमाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 67 के बाद 68 पे चलते हैं। तो 67 के बाद 68 के बाद किस पे चलते हैं हम? अगले प्रश्न पर 67 के बाद 68 पे चलते हैं। 67 के बाद 68 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड मुस्लिम्स एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन इन पटना? सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में मुसलमानों ने एक संस्था स्थापित की थी। किसकी अध्यक्षता में? है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में मुसलमानों ने एक संस्था स्थापित की थी। किसकी अध्यक्षता में यह संस्था स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी, या वही अब्दुल बारी है जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय में कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, तो डी हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, अब्दुल बारी। चलिए, तो 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है। 69 नंबर प्रश्न क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन विच जेल ऑन जुलाई 5, 1930? जो जुलाई 5, 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, उन्हें किस जेल में रखा गया? तो मैंने पहले ही बताया था, हजारीबाग जेल में उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। कहां पे? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके रखा गया था। ये भी जान जाइए आप, आएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। तो 69 के बाद 69 के बाद 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न है कि हु फॉर्म द बिहार समाजवादी पार्टी? वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया? 1931 में। किसके द्वारा? ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख या दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। सचिव पूछ देगा महासचिव तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो यहां पर हो गया प्रथम सचिव कौन हो जाएंगे? प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और प्रश्न है कि द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार, द सेक्रेटरी ऑफ बिहार, सचिव जो हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, जो 1934 में। अच्छा, बिहार समाजवादी दल, बिहार समाजवादी पार्टी कब, बिहार समाजवादी पार्टी जो है ऊपर देखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी कब स्थापित की गई? 1931 में। बिहार समाजवादी पार्टी कब स्थापित की गई? 1921 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापित की गई? 1934 में। याद रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापित की गई? 1934 में। तो यहां पर देखिएगा
अरे भाई साहब, यहां पे क्या है? द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार, द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में स्थापित की गई, उसके सेक्रेटरी कौन थे? मैंने पहले ही बताया, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो हैं इसके सेक्रेटरी थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 72 नंबर, ये वीवीआई है। 70, 71, 72, प्रश्न संख्या 70, जिसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी दल की स्थापना की बात की गई, और 71 नंबर में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो एक अलग दल है 1934 में, उसके अध्यक्ष नरेंद्र देव, और सचिव की बात की गई। सचिव कौन थे? सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। तो तीनों ही क्वेश्चन बीवीआई हैं। 73 नंबर प्रश्न, महावीवीआई प्रश्न, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हेल्ड इन 1934? 1934 में जब इसकी स्थापना की गई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसके प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किए गए? प्रथम अध्यक्ष पटना में आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन कहां किया गया? पटना में। और पटना में भी कहां किया गया? अगले प्रश्न से क्लियर हो जाएगा कि पटना में भी कहां किया गया। ठीक है, वेयर वॉज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1934? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कहां स्थापित किया गया? तो मैं बता दूं, ये अंजुमन इस्लामिया हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में अभी भी है, वहां पर इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया, बिहार को सोशलिस्ट पार्टी को, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, सॉरी। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते थे? कांग्रेस, किसान सभा, कांग्रेस सोशलिस्ट या नेशनलिस्ट? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से यह संबंध रखते थे। जयप्रकाश नारायण किससे संबंध रखते थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 76, अब यहां से फार्मर्स मूवमेंट को हम देखेंगे। फार्मर्स मूवमेंट क्या है? किसान आंदोलन में कौन कौन नेता रहे हैं और कौन कौन नहीं। Who among the following was the farmer leader of बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता रहे हैं? स्वामी विद्यानंद रहे हैं। खासतौर पे दरभंगा के क्षेत्रों में, मधुबनी के क्षेत्रों में इनका खास प्रभाव रहा है। स्वामी सहजानंद, ये तो सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य किसान नेता हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नेता हैं, इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया है, जिसको बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है, लेकिन ये बिहार से संबंध नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन ए और 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और 2 ओनली, 1 और 2 सिर्फ। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द किसान सभा एस्टैब्लिश्ड इन मुंगेर इन 1922-23? 1922-23 में मुंगेर में एक किसान सभा की स्थापना की गई, किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की गई, किसकी अध्यक्षता में? आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर। शाह मोहम्मद जुबैर जो है, उनके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की गई है। 77 का भी आंसर निकल के आ गया। 78 पे चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इन जुलाई 1919, जुलाई 1919 में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मैंने पहले बताया दरभंगा और मधुबनी में किसका प्रभाव दिखता है, नाम याद कर लेना। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन आयोजित किया गया, किसके खिलाफ? दरभंगा के राजा के खिलाफ। तो दरभंगा के राजा के खिलाफ मधुबनी में एक किसान आंदोलन आयोजित किया गया। यह किसके नेतृत्व में? तो मैंने पहले ही बताया कि दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्रों में विद्यानंद का प्रभाव दिखता है। आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के राजा के खिलाफ मधुबनी में किसान आंदोलन किया गया था। कब? जुलाई 1919 में। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर क्वेश्चन कहता है विच मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय स्वामी? वीवीआई है भाई, देख लो, वीवीआई का पावर n है। स्वामी सहजानंद द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, उनके द्वारा कौन सी मैगजीन निकाली गई थी किसानों के हित में? आंसर हो जाएगा हुंकार। बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, हुंकार नामक पत्रिका निकाली गई थी। ठीक है, तो 79 नंबर प्रश्न भी हो गया हमारे सामने। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग।
80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर देयर एजिटेशन अगेंस्ट द कैनाल फी? देखो जी, नहर का टैक्स लगता था, इरिगेशन, कैनाल फी क्या है? इरिगेशन टैक्स है। यह इसके खिलाफ जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में विरोध प्रदर्शन हुआ था? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ना नहर कर या इरिगेशन टैक्स दिया जाता था, इसके खिलाफ बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ था? शाहाबाद में, भोजपुर वाला इलाका, आरा बक्सर वाला इलाके में। तो शाहाबाद में कैनाल फी के खिलाफ एक आंदोलन किया गया था 80 के बाद। 81 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है इन ऑर्डर टू वीकेन द पीजेंट मूवमेंट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बिहार फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, है ना। तो वहां पर देखेंगे हम बिहार में क्या हुआ कि जहां एक तरफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके खिलाफ में वहां के जमींदारों ने अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और किसके हेल्प से? अंग्रेजों के हेल्प से, ब्रिटिशर्स की हेल्प से। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इस राजनीतिक संगठन का क्या नाम था जो जमींदारों द्वारा बनाया गया था, वहां के लैंडलॉर्ड्स द्वारा बनाया गया था? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना वहां के जमींदारों ने किसानों के खिलाफ की थी। तो 81 नंबर प्रश्न हो गया। 81 के बाद 82 में चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फार्मर लीडर? निम्नलिखित में से कौन सा एक फार्मर लीडर नहीं है? स्वामी सहजानंद है, यदुनंदन शर्मा है, गंगा शरण सिंह है फार्मर नेता। कौन नहीं है? सूर्यनाथ चौबे, ये किसान नेता नहीं है। ठीक है, तो किसान नेता कौन नहीं था इसमें? सूर्यनाथ चौबे। और कौन है ये याद कर लो, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एस्टैब्लिश अ फार्मर इंक्वायरी कमेटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, जहां जहां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना, मैं वहां पे बता दे रहा हूं, ये याद करके जाना है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने एक फार्मर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जो है किसके चेयरमैनशिप में? तो ये राजेंद्र प्रसाद के चेयरमैनशिप में ये बनाया गया था। ठीक है जी, राजेंद्र प्रसाद के चेयरमैनशिप में बनाया गया था। हम लोग अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। अंत की तरफ बढ़ने के क्रम में 84 नंबर प्रश्न आता है हमारे सामने। 84 नंबर प्रश्न कहता है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाया गया था 1929 में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? उसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं उसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1936? 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा बनाया गया था। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? इसके जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा थे। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा। जबकि सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे। सहजानंद सरस्वती क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन अप्रैल 9-10 1939 द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया फार्मर्स कॉन्फ्रेंस, है ना, 1939 में जो है ऑल इंडिया फार्मर्स कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया था? तो 1939 में यह गया में आयोजित किया गया था। इसको यहां पर आंसर हम करेंगे। 86 नंबर प्रश्न हो गया। 86 नंबर प्रश्न के साथ हम चलते हैं 87 में, और 89 नंबर प्रश्न हमारा लास्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुंगेर में बहरियाताल प्रोटेस्ट किया गया, है ना। मुंगेर में बहरियाताल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। यह किस लिए किया गया? यह ऑलरेडी हो चुका है जब किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। यह क्या किया गया था? बकास्त भूमि, जो खेतिहर मजदूर हैं वो अपनी खेतों को वापस मांगने की डिमांड कर रहे थे। बकास्त भूमि के डिमांड के लिए यह आयोजित किया गया था। मुंगेर का बकास्त संघर्ष जो है बहुत फेमस है। ये जो है बकास्त भूमि के वापसी के लिए किया गया था। और क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। व्हेन वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? अच्छा, ये प्रश्न थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इस 88 नंबर प्रश्न को हम हटा के चलते हैं। ये 88 नंबर प्रश्न गलत हो गया जो है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम सेशन जो लखनऊ में आयोजित किया गया था,
उसको किसने उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। और होपफुली यदि आपको ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए छात्र हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी लेक्चर आए तो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।